वेलकम बैक बच्चों। ये जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ बायो मॉलिक्यूल्स। ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कंटेंट केमिस्ट्री का है और जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ केमिस्ट्री में इस लेसन से हेल्प मिलेगी और अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो बायो मॉलिक्यूल्स में डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक रहेगा। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए टॉपिक थोड़ा सा सिंपल रखें और ताकि आप इसको ज़्यादा समय तक रिटेन कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें अच्छे से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बायो मॉलिक्यूल्स। नाउ मीनिंग ऑफ द वर्ड बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स वो कंपाउंड्स हैं जो लिविंग टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट हैं। मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन बायो इज़ फॉर वर्ड इज़ यूज फॉर लिविंग टिश्यूज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग टिश्यूज़ में प्रेजेंट हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं? क्या हम सबकी बात करते हैं? नहीं, हम करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की बात। कार्बन कंपाउंड्स भी कौन से? जो ऑर्गेनिक हैं। तो ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यूज़ जो हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक वर्ड यहाँ पर मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही हमारे बायो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। इनऑर्गेनिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम बायो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में नहीं स्टडी करते। अब बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये बायो मॉलिक्यूल्स ज़रा हम एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें। कहाँ से निकालेंगे? किसी लिविंग टिश्यू से। अब वो लिविंग टिश्यू आपका कुछ भी हो सकता है। आप किसी का लिवर ले लीजिए, अपना नहीं, किसी दोस्त का भी नहीं ऑब्वियसली, किसी एनिमल में से आप लिवर ले लीजिए या कोई एक वेजिटेबल। अब उनको आपने पीसना है अच्छे से मोटार एंड पेसल में डाल के। अब मोटार एंड पेसल क्या है? मोटार एंड पेसल जैसे आपके घरों में रहता है वो कुंडी सोटा, आजकल तो खैर कम घरों में यूज़ हो रहा है। अब वी हैव चेंज्ड आवर ट्रेंड्स टू दिस मिक्सी एंड एवरीथिंग, लेकिन कुंडी सोटा पहले पुराने लोग काफ़ी यूज़ करते थे और जो भी अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रह रहे हैं शायद उन घरों में अभी भी आपको कुंडी सोटा ये देखने को मिल जाए, जिसको कि आप बायोलॉजी लैब में जा कर के बोलेंगे मोटार एंड पेसल। मोटार एंड पेसल में आपने कोई भी एक लिविंग टिश्यू लिया और उसको आपने पीसना है, लेकिन ऐसे नहीं पीसना, चटनी बनानी है। चटनी बनाने के लिए कुछ लिक्विड भी डालना है। अब ये लिक्विड आपका क्या होगा? यहाँ पर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है? CCl3COOH। अब इससे आपकी बन के आई स्लरी, जो पूरा अच्छे से पीस के कुछ मिक्स हो गया, कुछ ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा जो सब्सटेंस बन के आया, दैट इज़ स्लरी। अब इस स्लरी को हमने फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर करने के बाद कुछ आपके सब्सटेंसेस नीचे आ गए फ़िल्टर हो करके, जिसको हम फ़िल्टरेट बोलते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस आपके ये जिस भी आप सब्सटेंस से फ़िल्टर कर रहे हैं, कॉटन या मसलिन क्लॉथ, उसके ऊपर रह गए। जो नीचे आ गए, जैसे हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते थे, जो नीचे सब्सटेंस आ गए उनको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, और ऊपर जो आता था उनको वहाँ पर हम रेजिड्यू बोलते थे। यहाँ पर हम इनको रिटेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम इसको? रिटेंटेट। तो इस स्लरी से हमारे दो पार्टीशन बन के निकल के आए, एक फिल्ट्रेट आया और एक रिटेंटेट आया। अब देखते हैं इस फिल्ट्रेट और रिटेंटेट में क्या है। फिल्ट्रेट जो आपका फ़िल्टर होकर नीचे आ रहा है, उसमें क्या है? वो वाले सब्सटेंसेस हैं जो आपके इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व हो गए। यानी कि ये जो आपका बना रहा है, ये पूल बना रहा है एसिड सॉल्युबल पूल। और जो ऊपर आपके फिल्ट्रेट, ये जो फिल्ट्रेट निकल जाने के बाद जो आपके ऊपर रिटेंटेट बना है, ये डेफिनेटली इसमें सॉल्युबल नहीं था, इसलिए ये नीचे नहीं आया। तो ये कौन सा पार्ट बन गया हमारा? एसिड इनसॉल्युबल पूल का। अब जैसे हम फ़िल्टर कर रहे हैं तो जो छोटे पार्टिकल्स थे वो नीचे आ गए और जो बड़े पार्टिकल हैं वो ऊपर आ गए। तो यहाँ से हमारे दो वर्ड्स और हमको मिल गए, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जो डिज़ोल्व होकर के छोटे पार्टिकल्स नीचे आ गए, जो साइज़ में छोटे हैं, दे आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो स्मॉल के लिए, ठीक है। जो फिल्टर होने के बाद ऊपर रह गए वो बड़े साइज़ के हैं, जिनको हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ पर अगर साइज़ की बात कर ही ली है तो हम इनके साइज़ को आपको बता भी देते हैं कि अगर ये 800 डाल्टन से बड़े हैं तो ये रिटेंटेट में रह जाएंगे,
और 800 डाल्टन से अगर छोटे हैं तो ये फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। अब फिल्ट्रेट में जो चीज़ें आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो रिटेंटेट में चीज़ें आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले रिटेंटेट में देखते हैं हम क्या क्या आ रहा है। रिटेंटेट में आपके मेनली ये 3 बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट शुगर जो हम पढ़ते हैं, प्रोटीन्स काफ़ी टाइम से आप पढ़ रहे हैं, नाम फेमिलियर है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए ये आपको ऊपर क्लियर है। अब ये जो है ये सब पॉलीमर है, और जो हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आए मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये हमारे मोनोमर है। अब क्या पॉलीमर है और क्या मोनोमर है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। मीन्स पॉलीमर्स जो होते हैं वो मोनोमर्स की चेन होती है, मोनोमर 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 जुड़ जाएं तो बन जाता है पॉलीमर। ठीक है, जैसे मोनोसैकेराइड 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 जुड़ गया तो बन गया पॉलीसैकेराइड्स। न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड्स जुड़ जुड़ के बनाते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड। अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स जुड़ जुड़ के सारे आपके बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए और ये 3 आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए। अब हम बात करते हैं ये लिपिड का नाम क्यों नहीं लिया हमने अभी तक। लिपिड 2 रिटेंटेट में आता है लेकिन ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। ये मैक्रोमोलिक्यूल क्यों नहीं है? ये धोखेबाज है, ये चुपके से चोर है। ठीक है, कैसे? इसके मॉलिक्यूल्स का साइज़ तो छोटा है, बट इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, क्लस्टर फॉर्म कर देते हैं और एक बड़ा साइज़ ले लेते हैं, और फिर ये फिल्टर होकर नीचे नहीं जा पाते। तो ये मैक्रो नहीं है, ये है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बट क्योंकि इनकी आदत है इकट्ठा झुंड में रहने की, तो ये अपना साइज़ झुंड की वजह से इंक्रीज़ करते हैं, इनका अपना साइज़ बड़ा नहीं है। तो ये आपके रहते तो रिटेंटेट पे हैं पर ये नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। दोबारा अगर माइक्रोमोलिक्यूल्स में आए तो आपके ये माइक्रोमोलिक्यूल्स आपके कुछ ये सब चीज़ें हैं, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स। अब एसिड सॉल्युबल पूल में कुछ और भी चीज़ें आपकी आती हैं जो इनऑर्गेनिक इन नेचर है, जैसे कैल्शियम आयन्स, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स। ठीक है, ये आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं हैं, ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। अब एक और टॉपिक आपकी जो बुक में आ रहा है वो है 3 तरह के वेट्स के बारे में, वेट वेट, ड्राई वेट एंड ऐश वेट। क्या है वेट वेट, ड्राई वेट एंड ऐश वेट, इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम फ्रेश लिवर या फ्रेश लीफ का वेट डायरेक्टली लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हम उसका वेट वेट ले रहे हैं। वेट वेट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें, सारी प्लांट्स के अंदर या जो भी आपका टिश्यू है उसमें प्रेजेंट इनऑर्गेनिक चीज़ें, प्लस वाटर का वेट। तो ये आ गया आपका वेट वेट। इसमें अगर हम इसको लेट ड्राई के लिए छोड़ दें, ठीक है, पानी इसका सारा इवेपोरेट करवा दें, ड्राई कर दें इसको, तो जब हम इसका वेट लेंगे तो इसमें तीनों चीज़ें में से वाटर माइनस हो जाएगा। तो क्या क्या 2 चीज़ें बन गई आपकी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वेट जब हम लेंगे, यानी कि जब हम ड्राई वेट लेंगे तो उसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ दिस टिश्यू का वेट ले रहे हैं। अब हमने इस ड्राई होने के बाद हमने इसको जला भी दिया, इतना अत्याचार किया कि जला भी दिया। जला देने से जो ऐश बची वो आपका ऐश वेट हो जाएगा। अगर आप उसको वेट ले लेंगे कितना है, इसमें होगा आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक कहाँ चला गया? ऑर्गेनिक बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना के गायब चला गया। इनऑर्गेनिक में आपके आते हैं सारे इनऑर्गेनिक आयंस, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, ये सब आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। अब ये मेटाबोलाइट्स यही मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट वो ये सभी जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ऑर्गेनिक के न्यूक्लियोसाइड, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, दे आर ऑल प्राइमरी मेटाबोलाइट, और ये ऑल लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके अपने एक आइडेंटिफाइबल रोल होते हैं और ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? शुगर्स, प्रोटीन्स, एक्सेट्रा। इसके बाद आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आते हैं जो कि आपके प्लांट्स, फंगस और माइक्रोब्स में प्रेजेंट होते हैं। अभी इनके सारे रोल्स हमको क्लियर नहीं हैं, दे हैव नॉट आइडेंटिफाइबल रोल्स, सबके पास जनरल रोल है नहीं।
एनिमल्स में तो होते भी नहीं है ये। कहीं कहीं पे ह्यूमंस इसको इस्तेमाल कर लेते हैं अपने यूजेस के लिए, जैसे अल्कलॉइड्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, तो ह्यूमन अपने इनको वेल बीइंग के लिए इनको यूज़ कर लेते हैं। आपकी बुक में एक टेबल 9.3 में कुछ मेटाबोलाइट्स के नेम्स, एग्जाम्पल्स और उनके नेम्स आपको दे रखे हैं, वो आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, क्योंकि ये इस स्क्रीन पर शायद पूरा नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या हैं? अभी हमने पढ़ा अमीनो एसिड्स कहाँ आएंगे हमारे एसिड सॉल्युबल पूल में, कहाँ आएंगे फिल्टरेट में, नीचे डिज़ोल्व होकर के। क्यों नीचे आएंगे? क्योंकि इनका साइज़ कम है 800 डाल्टन से। एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे, मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, और अमीनो एसिड्स का यूज़ होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। मतलब अमीनो एसिड्स मोनोमर हैं प्रोटीन्स के, और प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं अमीनो एसिड्स के। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है। अब जरा अमीनो इसका स्ट्रक्चर देखें कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इसका क्या मतलब है? मीथेन का स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली सबको आता होगा, CH4, जहाँ पर एक कार्बन की चारों वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, उसको हम मीथेन बोलते हैं। अब इन हाइड्रोजन को हटा करके अगर हम ग्रुप्स चेंज कर दें तो वो बन जाएगा आपका अमीनो एसिड। ये ध्यान रखेंगे कि ये मीथेन के साथ ही है, आपके इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में नहीं होगा। ठीक है, मीथेन के सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म को आप अमीनो एसिड्स कहते हैं। अब थोड़ा इसका देख लें सब्स्टिट्यूशन कैसे है। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, दूसरे हाइड्रोजन को ऐसे ही छोड़ दिया। तीसरे हाइड्रोजन को हटा करके हमने अमीनो ग्रुप लगा दिया NH2, और लास्ट जो हाइड्रोजन है उसको हटा करके हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन के जो मीथेन का जो कार्बन है उसके चारों वैलेंसीज में हमने ये 3 को तो फिक्स कर दिया, और ये 4th एल्काइल ग्रुप्स हर अमीनो एसिड के लिए एक अलग एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर ये एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है, और अमीनो ग्रुप इज़ बेसिक इन नेचर। अब अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, इन तीनों चीज़ों पे, अमीनो पर, एल्काइल पर और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर। अब यहाँ पर थोड़ा हम ऑप्टिकली एक्टिवनेस की भी बात कर लें कि ऑप्टिकली एक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑप्टिकल एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि अगर किसी सब्सटेंस पे पोलराइज्ड लाइट आए तो वो उस लाइट को या तो लेफ़्ट साइड या राइट साइड रोटेट कर सकता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। ठीक है, अगर वो लेफ़्ट साइड रोटेट कर सकता है लाइट को तो उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं, और अगर राइट साइड रोटेट कर सकता है लाइट को तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? यस, अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सिर्फ एक अमीनो एसिड ऐसा है, ग्लाइसिन, जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब ऐसा क्यों कि ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन नहीं होता। अब ये कायरल कार्बन कहाँ से आ गया? ये क्या चीज़ है? कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जो अल्फ़ा कार्बन के चारों जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है, ये डिफरेंट हो, ये डिफरेंट हो, ये डिफरेंट हो और ये डिफरेंट हो। लेकिन जबकि ग्लाइसिन में क्या प्रॉब्लम है? ग्लाइसिन का पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ग्लाइसिन का क्या ऐसा क्यों नेचर है। ग्लाइसिन में ये आपका COH ग्रुप तो रहेगा, NH2 ग्रुप भी रहेगा, और ये टॉप वाला हाइड्रोजन भी रहेगा, बट ये R वाला जो ग्रुप था, ये वाला, इसके बदले आपका है हाइड्रोजन। तो अब ये कायरल कार्बन ही नहीं बचा, क्योंकि इसके पास चारों डिफरेंट नहीं है, 2 तो सेम हो गए। दैट इज़ वाई ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और हम ये भी देखेंगे कि ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, याद करना है कि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स कितने तरह के हैं? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, अल्कोहलिक। थोड़ा सा इनके बारे में स्टडी करते हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड क्या है। एसिडिक अमीनो एसिड वो होगा जिसके पास एक्स्ट्रा COOH ग्रुप होता है।
जिसके पास एक्स्ट्रा COOH ग्रुप होगा वो आपका एसिडिक अमीनो एसिड होगा। ठीक है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको, ये ग्लूटामिक एसिड का है, जिसमें NH2 COH और H तो है ही है, लेकिन यहाँ के H पर CH2 COH की चेन लगी हुई है। दिस इज़ ग्लूटामिक एसिड, इसके पास एक्स्ट्रा COOH है, तो ये एसिडिक इन नेचर है। ऐसे ही नाम से देखो पता चल रहा है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, दे आर एसिडिक इन नेचर। बेसिक कौन है? बेसिक वो होगा जिसके पास एक एक्स्ट्रा NH2 होगा। इनके स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ नहीं करने हैं, हमको सिर्फ नाम याद रखने हैं। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टाडीन, दे आर बेसिक इन नेचर। न्यूट्रल, जो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, इन दे आर न्यूट्रल इन नेचर, वो है आपका वैलीन, ग्लाइसिन, एलानिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी एक बार ऊपर कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार और देखते हैं। कार्बन के साथ COH, NH2 और एक ऊपर नीचे हाइड्रोजन, ये ग्लाइसिन है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। इसके बाद एलानिन आता है। एलानिन में ये जो एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, दिस इज एलानिन, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट आपका आता है अल्कोहलिक, अल्कोहलिक अमीनो एसिड, अल्कोहलिक अमीनो एसिड, ठीक है, इसने अल्कोहल पिया हुआ है। चलिए, अल्कोहलिक अमीनो एसिड में एक अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, OH। देखिए यहाँ पे CH3 था ना, एक H हटा, CH2OH, ये बन गया। इसका नाम क्या है? सीरीन। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें है ना, अल्कोहलिक सीरीन, है ना, सीरीन वर्ड आपने शायद सुना होगा, काम एंड सीरीन, कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि अल्कोहलिक सीरीन हो गया। याद रखने के लिए अच्छी चीज़ है कि अल्कोहलिक जो आपका अमीनो एसिड है वो कौन सा है? सीरीन। नाउ नेक्स्ट इज योर सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन। सिस्टीन में क्या है? ये देखिए यहाँ पर CH3 था, एक हटा के SH ग्रुप लगा दिया, यानी कि इसके पास एक सल्फर ग्रुप आ गया। इसका एग्जाम्पल सिस्टीन एंड मिथियोनिन है। नेक्स्ट आपका आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में क्या है? एक ये बेंजीन की रिंग लग जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ट्रायोसिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। ये ट्रायोसिन इसलिए है स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखना, क्योंकि ट्रायोसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रिकर्सर है थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए, T3 T4 हार्मोन्स बनाने के लिए, मेलानिन बनाने के लिए, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन बनाने के लिए टायरोसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टायरोसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो NH2 COH, और यहाँ पर ये तो नॉर्मल है, सभी में इतना पार्ट तो रहता है। यहाँ पर आपकी एक बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है। दिस इज़ एरोमेटिक टायरोसिन। दो और इसके जो एग्जाम्पल हैं, दैट इज़ फिनाइल, एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। आई नो अभी ये नाम आपके लिए टंग ट्विस्टर्स की तरह साउंड कर रहे होंगे, बट बार बार जब आप इनका नाम लेंगे तो डेफिनेटली ये आपको लर्न हो जाएंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है, अभी तो आपको बहुत सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, अब एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम पाएंगे कि इसमें एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एसिडिक इन नेचर है, और NH2 जो अमीनो ग्रुप है वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। एक एसिडिक है, एक बेसिक है। अगर हम एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में थोड़ा और समझें तो हम कह सकते हैं एसिडिक नेचर में एसिडिक नेचर किसी का कब होता है? जब वो हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, तो COH के पास H जा सकता है। बेसिक नेचर क्या होता है? हाइड्रोजन की कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बेसिक नेचर वो है जो हाइड्रोजन को रिसीव कर सकता है। तो इसके पास दोनों चीज़ें हैं, एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो होता क्या है, एसिडिक का H निकल कर NH2 के पास चला जाता है, और उससे क्या होता है? COO नेगेटिव बन जाता है और NH3 पॉजिटिव बन जाता है। मतलब ये अपने ही घर में अपना मामला सुलझा रहे हैं। किसी के पास एक्स्ट्रा है, उधार ले लिया, दे दिया, ठीक है। अपने घर की बात अपने घर में रही, एक कर्जदार हो गया और एक कर्जा लेने वाला हो गया, ठीक है। पता नहीं कर्जदार और कर्जा लेने वाला क्या, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मामला है वो घर में सुलझ गया। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, और बाहर किसी को पता नहीं चला। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बाहर किसी को पता नहीं चला। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस तरीके के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ज्वेटर आयन, जिसमें मॉलिक्यूल अपने अंदर ही
एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है, लेकिन ओवरऑल इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है ना। जैसे मैंने भी बोला, घर में लिया, घर में दिया, बट सोसाइटी को नहीं पता चला कि आपके घर में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है ज्विटर आयन, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, बट इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इसका बिहेवियर बड़ा ही हैरान करने वाला और डिस्कस करने वाला है। हम ये डिस्कस करेंगे आगे कि अमीनो एसिड्स एल्कलाइन सॉल्यूशन में और एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। अब अगर हमने एल्कलाइन सॉल्यूशन ली, एल्कलाइन सॉल्यूशन में हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा होती है? OH आयंस। OH आयंस अगर हमारे पास ज़्यादा हैं तो ये OH आयंस क्या करेंगे? ज्विटर आयन के अमीन ग्रुप से एक हाइड्रोजन लेके वाटर बना के चले जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज तो वहीं का वहीं रह गया, इसके पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन निकल गया। फाइनली आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रह गया अमीनो एसिड का। अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब एल्कलाइन सॉल्यूशन में अमीनो एसिड्स एसिड की तरह बिहेव करते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं एनायंस की फॉर्म में, ठीक है। अगर हम इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करें, मतलब इसको अगार जेल में डाल के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दें, तो दीज अमीनो एसिड्स विल मूव टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एनोड। अब अगर हम इन अमीनो एसिड्स को एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कंटेंट ज़्यादा रहता है। ये हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन क्या कर लेगी? हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आके इसके अटैच हो जाएंगे, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसको न्यूट्रलाइज हो गया, बट इसका तो पॉजिटिव चार्ज रहा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो हम ये बोलते हैं अमीनो एसिड्स एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिक ही नेचर रहता है, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन की फॉर्म में रहता है। अगर इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेगा, ठीक है। ये कैटायन है, ठीक है, और ये आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेगा। सो ये आपका बिहेवियर आया अमीनो एसिड्स का इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। अब एक ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है कि अगर हम इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस करें, इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करते हैं? हम अगार सॉल्यूशन लेकर के उसके अंदर हम अमीनो एसिड्स को डाल देते हैं और दो तरफ इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर पॉजिटिव है सब्सटेंस तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। लेकिन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इनकी नेट मूवमेंट कहीं नज़र नहीं आती, ठीक है। नेट मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड से अमीनो एसिड में फ़र्क है, मतलब हर अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट है। तो इतना शायद आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए दो तरह के और अमीनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं। एक है आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक है आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल ज़रूरी, ठीक है। अगर एसेंशियल अमीनो एसिड्स की हम बात करें तो वो कौन से हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती और ये एसेंशियल है कि हम इनको बाहर से लें। थोड़ा बच्चे इस नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं एसेंशियल है तो हमारी बॉडी को ज़रूरत लग रही है, हमारी बॉडी खुद बना रही है। नहीं, एसेंशियल का मतलब खाने से रिलेटेड है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जिनको हम बाहर के खाने से लेते हैं। क्योंकि क्यों लेंगे हम बाहर के खाने से? क्योंकि हमारी बॉडी इनको खुद नहीं बना पा रही है। और नॉन एसेंशियल क्या है? ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। क्यों नहीं है हमारे लिए ज़रूरी? क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना लेगी इसको, ठीक है। तो एसेंशियल वो हैं जिनको हमने बाहर से लेना है और नॉन एसेंशियल वो हैं जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ नेम्स हमको यहाँ पर लर्न करने हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के, ठीक है। 10 एसेंशियल एंड 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम याद रखने हैं। एक मिनट, लेट मी स्क्रॉल द स्क्रीन फॉर यू। एसेंशियल अमीनो एसिड्स में हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन,
लाइसीन, ल्यूसीन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलीन, थियोनीन, आर्जिनिन, फिनाइल एलानिन। नाम सुन के बेहोश नहीं होना है, याद करने हैं, ठीक है। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसीन, ल्यूसीन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलानिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, फिनाइल एलानिन। अब कैसे याद करेंगे इसको? तो इसका मैंने एक लर्निंग हैक यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? एक हिल के ऊपर ये एमटीवी के ऊपर ये टैप। तो H हिस्टिडीन, I आइसोल्यूसिन, L लाइसीन, L ल्यूसीन। ये तो 4 हो गए। अब आगे ऊपर आ जाइए। M से मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलानिन, ये 3 हो गए। और ऊपर आ जाइए। थ्रियोनिन, आर्जिनिन एंड फिनाइल एलानिन। हिल एमटीवी टैप। फ़नी है वैसे, कोई टीवी के ऊपर नलका खुलेगा नहीं, बट क्योंकि हमें लर्न करना फ़नी रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगे। अब हम याद करते हैं एग्जाम्पल्स नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स के। ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, एस्परजीन, प्रोलीन, सीरीन, सिस्टीन एंड ट्रायोसिन, ठीक है। अब इनको कैसे याद करेंगे? इनको याद करने का है, यहाँ पर एक हैक ट्रिक है। गा 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 फूलों सा चेहरा तेरा। ये ट्रिक मेरा नहीं है, मैंने सर्च करके ही आपके लिए रखा है एंड इट्स अ गुड वन। जिसने भी बनाया है उसका थैंक्स। गा 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 फूलों सा चेहरा तेरा, ये एक पुराना गाना है, आपने शायद सुना भी नहीं होगा। फूलों सा चेहरा तेरा समथिंग गाना है, ठीक है। गा 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 3 बार तो गा 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 आ गया। तो G ग्लाइसिन, A एलानिन, G ग्लूटामिक एसिड, A एस्पार्टिक एसिड, G ग्लूटामीन, A एस्परजीन। 3 G A हो गया। अब फूलों में P प्रोलीन, S सीरीन, C सिस्टीन, T ट्रायोसिन। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रायोसिन आपको यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में ट्रायोसिन आ रहा है। देखिए, ट्रायोसिन आपका आ रहा है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, और अभी हमने पीछे ट्रायोसिन पढ़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी वेट नहीं कर सकती कि भाई बाहर से आएगा तो हम अपना काम चलाएंगे, नहीं, बॉडी इसको खुद बना रही है कि भाई कोई काम ना रुक जाए। तो भैया हम सक्षम हैं इस काम को करने का, वी आर वेल केपेबल कि हम ट्रायोसिन को खुद बनाएं और अपनी बॉडी का काम करें। तो ट्रायोसिन ही एक ऐसा टी वाला है जो यहाँ पर है। बाकी जो 2 अलग टी हैं, ये थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, वो आपके असेंशियल अमीनो एसिड्स में जाते हैं। तो ये आपको यहाँ से याद रखना आसान रहेगा, ठीक है। और फिनाइल एलानिन को हमने असेंशियल कैटेगरी में डाला है, जबकि प्रोलीन को हमने नॉन असेंशियल कैटेगरी में डाला है। ये 2 जरा नाम कंफ्यूजिंग वाले थे, तो आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर इतना इम्पॉर्टेंट है और सिंपलेस्ट है कि एक बार आपके लिए यहाँ पर भी ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब इसके साथ साथ ये जो 2 सब्सटेंसेज यहाँ मार्क कर रखे हैं, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, इनको हम सेमी असेंशियल भी बोलते हैं। इनको सेमी असेंशियल क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी कभी कभी बॉडी में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे दे आर असेंशियल ओनली इन न्यूबॉर्न बेबीज़, एथलीट्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज़, ठीक है। तो ये इनमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं होना, इसलिए इनको सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। आई होप कि आपको अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अगर इतना स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया तो कल हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन्स के बारे में और एंजाइम्स के बारे में समझ पाएंगे। आई एक्सपेक्ट कि आप इतना अच्छे से समझेंगे। अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि कोई भी लेक्चर, कोई भी टीचर एनसीईआरटी को रिप्लेस नहीं कर सकता ना। हम आपको असिस्ट कर सकते हैं कि उसकी लैंग्वेज को आपको सिंप्लीफाई करके दे दें, बट अगर पूरा का पूरा वही यहाँ लिख दिया तो भी कोई पॉइंट नहीं है। तो इसको सुनने के बाद प्लीज़ डेफिनेटली रीड योर एनसीईआरटी ऑल्सो। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे फिर से।
प्रोटीन का पार्ट लेकर के। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लेसन, स्टडी हार्ड और अच्छे से पढ़ो।